नमस्कार, मैं हूं संजय राजन। आप देख रहे हैं एपेक्स न्यूज इंडिया। आपका स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम मुद्दे की बात राजन के साथ में। हम इस विशेष कार्यक्रम में आपसे देश दुनिया के कुछ चुनिंदा खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। कोशिश ये रहती है कि उस मुद्दे के तह तक जाकर आपको उस खबर के हर पहलुओं से रूबरू कराएं। आपका भरपूर समर्थन भी हमें मिल रहा है। हम कोशिश करते हैं कि आपके उम्मीदों पर खरा उतरें। आज सबसे पहले आपको बता दें कि आज हम किन मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज का पहला मुद्दा हमने चुना है, क्या नए प्रधानमंत्री के कार्यभार संभालने के बाद पड़ोसी मुल्क श्रीलंका के हालात सुधरेंगे? क्या वहां जारी जनसंघर्ष पर विराम लग पाएगा? हम श्रीलंका में हुए इस नए बदलाव पर आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके बाद हम चलेंगे अपने देश और सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर में हो रहे टारगेट किलिंग से उपजे हालात की। आखिर सुरक्षा बंदोबस्त के बीच कैसे आतंकी अपने मंसूबों में कामयाब हो जाते हैं? घाटी में आखिर क्यों एक बार फिर धरना प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया है? इसके बाद हम बात करेंगे अपने अंदरूनी चुनौतियों से जूझती कांग्रेस की। 3 दिनों तक राजस्थान में कांग्रेसी खुद को मजबूत करने के लिए मंथन कर रहे हैं। लगातार राज्यों के चुनावों में शिकस्त खाने के बाद अब कांग्रेस की भावी रणनीति क्या होगी, इसे हम देखने और परखने की कोशिश करेंगे। हमारा आज का आखिरी मुद्दा होगा वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद का मामला अब देश के सुप्रीम अदालत पहुंच चुका है। मुस्लिम पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है कि निचली अदालत के निर्देश पर जारी सर्वे का काम रोक दिया जाए। अदालत ने फिलहाल अध्ययन करने के बाद इस मामले में आगे की कार्रवाई या सुनवाई करने की बात कही है। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना विशेष कार्यक्रम मुद्दे की बात राजन के साथ। दरअसल अपने देश के पड़ोसी मुल्कों के हालात इन दिनों काफ़ी नासाज चल रहे हैं। पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ के हालात आपसे छुपे नहीं हैं। इस पर मैंने विस्तार से चर्चा की है। बांग्लादेश में भी विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। नेपाल की बात करें तो वहाँ की आर्थिक स्थिति भी डावाडोल होने की खबरें आ रही हैं, जबकि हमारे पड़ोसी मुल्क श्रीलंका के हालात तो बद से बदतर ही हो गए हैं। इस पर हमने विस्तार से आपसे चर्चा भी किया है पिछले कार्यक्रमों में। आज एक बार फिर हम चलेंगे, क्योंकि नए बदलाव के साथ श्रीलंका के सामने नई चुनौतियाँ हैं। इसको समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर श्रीलंका में हालात अभी कैसे हैं। वैसे देखा जाए तो श्रीलंका में महिंद्रा राजपक्षे के इस्तीफा देने के बाद अब श्रीलंका के सत्ता पर रानिल विक्रमसिंघे बैठ चुके हैं। नए प्रधानमंत्री के बारे में थोड़ा जान लीजिए। हो सकता है आप जानते भी हों, मैं इसको दोहरा देता हूं कि 73 साल के रानिल विक्रमसिंघे, इनके लिए कहा जाता है कि ये देश के सबसे अच्छे राजनीतिक और प्रशासक हैं, जो अमेरिका के समर्थक भी रहे हैं। एक लंबा राजनीतिक अनुभव है रानिल का। यह श्रीलंका में 5 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। 1993 में ये पहली बार 44 साल की उम्र में देश के प्रधानमंत्री बने थे। अब इस राजनीतिक बदलाव के बाद उम्मीद ये की जा रही है कि श्रीलंका अपने बुरे वक्त के दौर से बाहर निकल पाएगा। इस बड़े बदलाव यानी रानिल के प्रधानमंत्री बनने का श्रीलंका शेयर बाजार ने भी स्वागत किया है। 2 हफ्ते से बंद वहां के स्टॉक मार्केट में इस बदलाव के बाद करीब 3% की बढ़त दर्ज की गई है। अब समझिए रानिल ने पद पर बैठते सबसे अहम फैसले क्या लिए हैं। पिछले अगर 24 घंटे की बात कर ली जाए तो सबसे पहले तो श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री ने भारत के साथ बेहतर संबंध बनाने की बात को एक बार फिर दोहराया है। भारत ने भी श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री को बधाई दी है, क्योंकि रानिल विक्रमसिंघे से अपने देश का एक बेहतर संबंध रहा है। इसके पहले भी वो जब 5 बार प्रधानमंत्री बने थे तो भारत से एक बेहतर रिश्ते कामयाब करने में वो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि वो सफल हुए थे। रानिल विक्रमसिंघे के निर्देश पर माहौल खराब करने वाले सोशल मीडिया ग्रुप को चिन्हित करने का काम शुरू कर दिया गया है, क्योंकि हालात वहाँ पर लगातार खराब हो रहे हैं। जगह जगह धरना प्रदर्शन का दौर है और जन आक्रोश का दौर है। ऐसे में सबसे पहले इन सोशल मीडिया को चिन्हित करके जो उस पर ग्रुप सक्रिय हैं माहौल ख़राब करने के,
उनको प्रतिबंधित करने का काम शुरू कर दिया गया है। रानिल ने प्रदर्शनकारियों पर सख्ती बरतने का भी आदेश दिया है। उग्र प्रदर्शनकारियों को देखते ही गोली मारने का आदेश भी उन्होंने शुरू कर दिया है। हालांकि पहले सेना ने इसका खंडन किया था कि इस तरह का कोई आदेश अभी फिलहाल श्रीलंका में नहीं है। रानिल विक्रमसिंघे चूंकि अमेरिका के समर्थकों में रहे हैं, ऐसे अमेरिका ने भी इस बदलाव का स्वागत का संकेत दिया है। हालात को सुधारने में सहयोग किया जाएगा, इस बात का भरोसा भी अमेरिका की ओर से मिल रहा है, संकेत मिल रहे हैं। इसमें श्रीलंका की अदालत ने महिंद्रा राजपक्ष समेत 8 करीबियों को देश छोड़कर बाहर जाने पर भी रोक लगा दी है। महिंद्रा राजपक्ष जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं यहाँ के, जिन्होंने अभी हाल में ही जन आक्रोश के बाद अपने पद से इस्तीफा दिया था, उनके लिए कहीं ना कहीं ये शिकंजा कसने की तैयारी है। क्योंकि महिंद्रा राजपक्ष प्रधानमंत्री और वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं गोटबाया राजपक्ष, ये दोनों भाई हैं और इनके ऊपर सबसे ज़्यादा कर्ज लिए पैसे के दुरुपयोग का एक आरोप लग रहा है। चलिए, रानिल विक्रमसिंघे के प्रयासों से ऐसा लगने लगा है कि श्रीलंका में अब हालात सामान्य होते जा रहे हैं। हालांकि नए प्रधानमंत्री ने यह साफ कहा है कि लोगों के आंदोलनों को प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है, लेकिन अपील ये भी की है उन्होंने कि जो लोग उग्र प्रदर्शन करेंगे उनके खिलाफ सख्ती से निपटेगी वहाँ की पुलिस और सेना। पूरे श्रीलंका में शांति कायम करने की कोशिशें जारी हैं। सेना और पुलिस मोर्चा संभाले हुए हैं सड़कों पर। हम उम्मीद कर सकते हैं कि एक बार फिर श्रीलंका में हालात सुधर जाएंगे। पड़ोसी मुल्कों की अस्थिरता अपने देश के लिए भी बेहतर नहीं कहा जा सकता। ऐसे में कोशिश ये होनी चाहिए कि जल्द से जल्द श्रीलंका में हालात सामान्य हो। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद हम चलेंगे अपने दूसरे मुद्दे पर। वो मुद्दा है जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ। आखिर आतंकी कैसे सफल हो जा रहे हैं टारगेट किलिंग करने में। पिछले 24 घंटे में 2 मामले आने से घाटी में आक्रोश है। क्या कहती है ग्रहों की चाल, कौन सा उपाय बदलेगा आपकी किस्मत। आज क्या करें क्या ना करें, आपकी हर समस्या का हमारे पास समाधान। पंडित दीनदयाल मणि त्रिपाठी के साथ जल्द आ रहा है भाग्य कनेक्शन, सिर्फ एपेक्स न्यूज इंडिया पर सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि दुनिया के बाद अब हम चलेंगे अपने देश, जहां से हमने पहला मुद्दा चुना है, जम्मू कश्मीर। घाटी में इन दिनों टारगेट किलिंग चर्चा में है। घाटी में टारगेट किलिंग के 2 मामले पिछले 24 घंटे में देखने को मिले हैं, जिससे कहीं ना कहीं पूरे घाटी में दहशत का माहौल है। इन हत्याओं को लेकर जगह जगह विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। दरअसल आपने पढ़ा होगा या देखा होगा कि कैसे राहुल भट्ट की हत्या उसके कार्यालय में कर दी गई। यह मामला अभी थमा भी नहीं था कि आतंकवादियों ने पुलवामा के एसपीओ को घर में घुसकर गोली मार दी। इन 2 घटनाओं को लेकर कश्मीरी पंडित सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हालात तनावपूर्ण है और इस बात का सवाल कश्मीरी पंडित लगातार उठाने लगे हैं कि उनके सुरक्षा की जो गारंटी दी गई थी वो पूरी तरह से फेल साबित हो रहा है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद हालांकि सुरक्षा बलों ने जमकर आतंकी गतिविधियों को नेस्तनाबूद किया है, इसमें कोई 2 राय नहीं है। मैं आंकड़ों पर नहीं जाऊंगा, एक भारी भरकम आंकड़ा है जिनको सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में ढेर किया है आतंकियों को। हर दिन आप सुनते होंगे मुठभेड़ की खबरें आती हैं, आप देखते भी होंगे कि किस तरह के आतंकियों के मंसूबों को वहां सुरक्षा बल और सेना के जो जवान तैनात हैं वो उसको धाराशाही कर रहे हैं। एक एक करके एक से एक बड़े आतंकी मार गिराए गए हैं। केंद्र सरकार की ओर से भी तमाम कोशिशें की जा रही हैं कि कैसे जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 समाप्ति के बाद हालात सामान्य हो सके। अब आप देख लीजिए कि केंद्र सरकार की इस पहल की वजह से और वहाँ पर जो सेना और पुलिस बल की सतर्कता है उसकी वजह से
आतंकवादी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने में फिलहाल कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ की सारी कोशिशें नाकाम हो रही हैं, लेकिन इन सब के बीच आतंकियों के इस नए टैक्टिक्स ने जरूर चुनौती खड़ी कर दी है। अगर टारगेट किलिंग को नहीं रोका गया तो इससे उपजे हालात में घाटी में एक बार फिर अस्थिरता का दौर आ सकता है। अब पहले की तरह पत्थरबाजी का दौर समाप्त हो चुका है। आपने देखा होगा कि जब अनुच्छेद 370 वहाँ से हटा नहीं था घाटी से, तो आए दिन पत्थरबाजी, वहाँ जो अर्धसैनिक बल तैनात थे या वहाँ जो सेना फ्लैग मार्च करती थी उनके ऊपर जमकर पत्थरबाजी करते थे। युवाओं को पाकिस्तान के सर पर वहाँ जो कट्टरवादी संगठन हैं, अलगाववादी संगठन हैं, वो उकसाते थे इस तरह के पत्थरबाजी को लेकर के। अब ये दौर वहाँ पर समाप्त हो गया है। भारत सरकार युवाओं को रोजी रोटी देने के लिए तमाम तरह की योजनाएं वहाँ पर लागू कर रही है। विस्थापित कश्मीरी पंडितों को फिर उनके मूल स्थान पर पहुंचाने की कोशिश जारी है। अब देखिए, कश्मीर में टारगेट किलिंग की शुरुआत पिछले साल अक्टूबर में देखने को मिल रही है, जब पिछले साल अक्टूबर में 5 दिन के अंदर 7 नागरिकों के आतंकियों ने हत्या कर डाली थी। ये वो नागरिक थे जो यहाँ पर नौकरी की तलाश में आए थे, रोजी रोजगार की तलाश में आए थे। इनमें से एक कश्मीरी पंडित, एक सिख और तमाम हिंदू थे। केंद्र सरकार के आंकड़ों में कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद 4 कश्मीरी पंडितों समेत 14 हिंदू आतंकी हमलों में इस टारगेट किलिंग के शिकार हुए हैं। चलिए एक नज़र डाल लेते हैं कि टारगेट किलिंग के कौन कौन से मामले कब कब आए हैं जो हाईलाइटेड रहे हैं। वहाँ पर अक्टूबर 2021 में 7 हिंदुओं की 5 दिन में हत्या कर दी गई। 14 अप्रैल 2022 को सतीश कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 7 मई को एक पुलिसकर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 12 मई 2022 को राहुल भट्ट के दफ्तर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। और आज एसपीओ रियाज अहमद की घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई। जाहिर सी बात है, ऐसी घटनाओं को अस्थिर करने की आतंकवादियों की नई रणनीति के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है। अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद से ही पाकिस्तान समर्थित आतंकी समूह में बखलाहट का दौर है। पाकिस्तान की पूरी कोशिश होती है कि घाटी में कभी भी स्थिरता न आए। आतंक की हर गतिविधि को पाकिस्तान से भरपूर सहयोग मिलता रहे। ये बात जग जाहिर हो चुकी है। अभी हाल ही में एक बड़े वारदात के फिराक में लगे आतंकियों को हमारे सीमा के सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। उस सुरंग को आपने भी देखा होगा कि किस तरह से हमारे तीर्थयात्रियों पर हमला करने के लिए क्या कुछ तैयारी पाकिस्तानी आतंकवादी कर रहे थे। बहरहाल आवश्यकता इस बात की है कि आतंकवादियों के ऐसे इरादों को हम करारा जवाब दें। दरअसल ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर घाटी में टारगेट किलिंग का दौर बढ़ा तो ये प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती होगी। इसको लेकर केंद्र सरकार की ओर से भी एक व्यापक रणनीति तैयार करने की आवश्यकता है। अनुच्छेद 370 के हटने के बाद घाटी को एक नई उम्मीद नजर आने लगी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे में उस उम्मीद पर पानी न फिरने पाए, ये शासन को देखना होगा। हमें पूरा भरोसा है कि हम उस चुनौती का भी डटकर मुकाबला कर पाएंगे और टारगेट किलिंग के इस दौर को भी खत्म करने में कामयाब होंगे। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मजबूरी है ब्रेक लेने की, बस तुरंत लौटा हूँ ब्रेक से, फिर बात करेंगे कांग्रेस के महामंथन की जो राजस्थान में शुरू हो चुका है। Hello sir, your card has been blocked. What the hell? ये किसने मेरे अकाउंट से निकाल लिए पैसे? एक रात का क्या रेट लेती हो? वो सुसाइड नहीं कर सकती, ये मर्डर है। अखिल, बाटला, आदिति, राणे,
मिलिए 4 होनहार काबिल साइबर क्राइम एक्सपर्ट। ये टीम मुश्किल से मुश्किल कोड करे ब्रेक। आईपी एड्रेस ट्रेस हो चुका है। ये तो कोई मनी एक्सटॉर्शन का मैटर लग रहा है। We want them to make a tiny mistake so that we can nab them. तुम्हें मोबाइल ऑनलाइन पढ़ाई के लिए दिया था नू। मुझे इस बंदे की एक एक मोमेंट की रिपोर्ट चाहिए। ये फ्रॉडस्टर बड़े चालाक होते हैं, पर इनकी हर चालाकी को जो मात दे दे उन्हें साइबर सिंघम कहते हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। तो आइए बात करते हैं कांग्रेस के महामंथन की। राजस्थान के उदयपुर में कांग्रेस के सारे दिग्गज कांग्रेस की बेहतरी के लिए महामंथन कर रहे हैं। इस महामंथन को कांग्रेस चिंतन शिविर का नाम देती है। पिछले करीब 1.5 दशक से कांग्रेस के सामने कई चुनौतियां आन पड़ी हैं। नजर डाल लीजिए आप भी, कांग्रेस की कौन कौन सी चुनौतियां हैं। कांग्रेस के सामने नेतृत्व संकट। सोनिया का करिश्मा राहुल गांधी में पैदा नहीं हो पाया है, ये मानते हैं विशेषज्ञ जानकार। कांग्रेस के भीतर नहीं थमती गुटबाजी और अंतरकलह का दौर लगातार जारी रहना। कई युवा कांग्रेसी ने राहुल गांधी से किनारा कर लिया है। कांग्रेस के भीतर बागी वरिष्ठ कांग्रेसियों का G7 समूह का सक्रिय होना। अक्सर आप देखते होंगे G7 समूह में, जिसमें गुलाम नबी आज़ाद हैं, जिसमें आप कह सकते हैं कि कपिल सिब्बल जैसे लोग हैं, कपिल सिब्बल जैसे वरिष्ठ नेता हैं, अक्सर विवादित बयान देते रहते हैं संगठन में बदलाव से लेकर तमाम तरह की। और पांचवा, जिसको कांग्रेस अपने तुरूप का पत्ता मानती थी, प्रियंका गांधी, यूपी के चुनाव में वो भी फ्लॉप हो चुकी है। कुछ तो पार्टी के अंदरूनी कलह की वजह से, कुछ कांग्रेस के कद्दावर नेताओं के अति महत्वाकांक्षा से, तो कुछ नेतृत्व संकट की वजह से मोदी काल में हुए अलग अलग राज्यों के चुनाव में कांग्रेस का सारा फार्मूला लगातार पिटता जा रहा है। यह आपने भी देखा होगा। कुछ ढीली रणनीति की वजह से मध्य प्रदेश, गोवा सरीखे राज्यों में आई हुई बाजी भी कांग्रेस के हाथ से निकलती गई। राहुल गांधी के कई अभिन्न मित्र और उभरते कांग्रेस के युवा नेता पार्टी से किनारा कर चुके हैं, जिनमें आप नाम ले सकते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया का, जितेंद्र प्रसाद का, RPN सिंह का। इस तरह के तमाम राहुल गांधी के करीबी जो नेता थे, आज वो दूसरे दलों में चले गए हैं, बीजेपी का रुख कर लिए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, जिनमें गुलाम नबी आज़ाद की बात करें, जैसा कि मैं अभी चर्चा कर रहा था, कपिल सिब्बल सरीखे नेताओं की बात करें, ये समय समय पर बगावती तेवर दिखाकर अपनी नाराजगी जाहिर करते रहते हैं। इसे कांग्रेस के भीतर ग्रुप 23 का नाम दिया गया है, यानी जो G23 है, इसमें 23 बड़े नेता शामिल हैं। जब से सोनिया गांधी की सक्रियता कम हुई है, कांग्रेस के सामने नेतृत्व संकट हमेशा खड़ा रहा है। राहुल गांधी में उस तरह की करिश्माई नेतृत्व क्षमता नहीं है जैसा सोनिया गांधी में रहा है। यूपी से किस्मत आजमाने आई प्रियंका गांधी भी पूरी तरह से फ्लॉप साबित हो गई हैं। कांग्रेस के कई बड़े धड़े बन चुके हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर अक्सर देखने को मिल जाता है। इन सारी चुनौतियों के बीच देश की सबसे पुरानी पार्टी को देश के सबसे बड़े पार्टी बन चुकी भारतीय जनता पार्टी के नए तेवर कलेवर से एक बड़ी चुनौती मिल रही है। या यूं कहें कि बीजेपी में शाह मोदी की जो जोड़ी है, कांग्रेस को लगातार शिकस्त देने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। हालांकि आज मैं सुन रहा था कि चिंतन शिविर में कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी
के दिग्गजों को समझाने की भरपूर कोशिश की है। सोनिया ने कहा कि कांग्रेस ने पार्टी के लोगों को बहुत कुछ दिया है, अब पार्टी के ऊपर चढ़े कर्ज को उतारने का वक्त है। सोनिया ने यह भी अपील की है कि नेताओं को अपना हित छोड़कर पार्टी के हित में काम करना चाहिए। आज हुए चिंतन शिविर के शुरुआती संबोधन में सोनिया गांधी ने उन नेताओं को दो टूक चेताया कि जो पार्टी के निर्देशों से अलग अपनी डफली अपना राग अलापने में लगे हैं, उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि संगठन के हितों के अधीन ही काम करना होगा नेताओं को। इस मंथन के संबोधन में सोनिया सबको खुलकर अपनी बात रखने की इजाजत तो दी ही, लेकिन इस बात की नसीहत भी दे डाली है कि जो चर्चा उस चिंतन शिविर के अंदर हो रही है उसकी बात बाहर ना की जाए, जिससे कोई नया विवाद हो, बल्कि बाहर तो एकमात्र संदेश जाना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी में एकता है। सोनिया ने जोश भरते हुए कहा कि इस चिंतन शिविर से बाहर एक नए आत्मविश्वास और कमिटमेंट के साथ सारे लोग जाएं। विफलताओं से हम बेखबर नहीं हैं। सोनिया ने इस बात पर चिंता भी जताई कि जो विफलताएं हमें मिल रही हैं उससे ऐसा नहीं है कि पार्टी नेतृत्व बेखबर है, लोगों के उम्मीदों को भी बखूबी जानते हैं, वगैरह वगैरह। इस तरह का उन्होंने आज अपने इस चिंतन शिविर में नेताओं को संबोधित किया। एक तरह से कहा जाए कि उनका एक क्लास लिया है, जो गुटबाजी के दौर से गुजर रहे हैं, जो अंतर्कलह पैदा करने की कोशिश करते हैं, उन सब नेताओं को और कांग्रेस के सारे दिग्गज चूँकि वहाँ पर मौजूद हैं राजस्थान में, तो उन सबको ये समझाने की कोशिश हुई है। अब चलिए देखा जाएगा कि आज के सोनिया मैडम के क्लास का कांग्रेसियों पर क्या असर पड़ेगा। आपको बता दें कि ऐसी ही स्थितियों से गुजरते हुए कांग्रेस का पंचमढ़ी चिंतन शिविर हुआ था, जब कांग्रेस मसलन आधा दर्जन राज्यों तक सिमट कर रह गई थी। पंचमढ़ी चिंतन शिविर के बाद अचानक कांग्रेस में एक बदलाव का दौर चला। हुआ ये उसका असर कि यूपीए 1 की सरकार तक बन गई। अब हालात बहुत बदल चुके हैं। हालांकि बीजेपी एक बड़ी ताकत के रूप में कांग्रेस के सामने है। ऐसे में देखा जाएगा कि कांग्रेस की रणनीति में क्या बदलाव होता है। फिलहाल 2-3 बातें छन कर सामने आ रही हैं कि इस चिंतन शिविर में राजनीतिक प्रस्ताव पारित होगा, उसमें कांग्रेस एक परिवार के एक सदस्य को ही चुनाव में टिकट देगी। ये राजनीतिक प्रस्ताव आएगा इस चिंतन शिविर में, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। एक बड़ा बदलाव ये भी किया जा रहा है, क्योंकि दूसरे जो नेता हैं उनको भी मौका मिले कि किसी भी नेता को पार्टी में 5 साल से ज़्यादा पदाधिकार नहीं दिया जाएगा। ये अहम फैसले हो सकते हैं और हमें लगता है कि इसका संगठन पर असर भी दिखने को मिलेगा। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के उस पार हम चलेंगे तो बात करेंगे वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद विवाद की, जो मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। दुनिया अपराध की कत्ल, अपहरण, चोरी, डकैती या हो फिरौती, बलात्कार जैसी कलंकित वारदात, हर अपराध के तह तक जाएंगे, करेंगे अपराधियों के हर जुर्म का हिसाब। अपराध से जुड़ी हर खबर सरायम, सिर्फ एपेक्स न्यूज इंडिया पर सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। तो आइए चलते हैं इन दिनों खबरों के सुर्खियों में बने हुए काशी विश्वनाथ मंदिर से सटे ज्ञानवापी मस्जिद विवाद की ओर। सिविल कोर्ट के आदेश पर सर्वे का काम जारी रखा जाना है। अब 1 की बजाय 3 कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए जा चुके हैं। निचली अदालत का जो आदेश हुआ है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। 17 मई को सर्वे का काम सुबह 8 बजे से 12 बजे तक होना तय हुआ है। सर्वे में बाधा पैदा करने वालों से सख्ती से निपटने का आदेश अदालत का दिया हुआ है। लेकिन इन सब के बीच एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में भी आज दाखिल हो गई है। वाराणसी के अंजुमे इंतजामिया मस्जिद वाराणसी के प्रबंध समिति की ओर से ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है।
मांग तो ये की गई थी कि निचली अदालत के सर्वे के दिए आदेश पर तत्काल रोक लगाया जाना चाहिए। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना की पीठ ने कहा है कि पहले पूरे मामले में दायर याचिका का अध्ययन किया जाएगा। अभी यथास्थिति का आदेश नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि याचिकाकर्ता ने यह मांग की थी कि तत्काल सर्वे पर रोक लगाते हुए यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दे दिया जाए जब तक सुनवाई पूरी न हो। इस पर अब सुप्रीम अदालत साफ कर दी है कि जब तक पूरे याचिका में क्या मांग रखी गई है उसका अध्ययन नहीं किया जाएगा, तब तक इस पर जल्दबाजी में कोई सुनवाई नहीं की जाएगी। अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट की इस सुनवाई पर टिकी है। चलिए देखा जाएगा कि इस मस्जिद विवाद में फिलहाल सर्वे में क्या कुछ निकलता है, या फिर सर्वे के पहले ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कर कुछ और व्यवस्था दे देती है। फिलहाल ये मामला गर्म है, क्योंकि गरमाए दूसरे मामले ताजमहल के मामले में तो अदालत की फटकार ने PIL दायर करने वालों की सिट्टी पुट्टी ही गुम कर दी। तो ये था आज का हमारा विशेष कार्यक्रम मुद्दे की बात राजन के साथ। आज बस यहीं तक, फिर मिलेंगे कुछ और ज्वलंत मुद्दों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।